चलिए, today we are going to start with a new topic, that is the type of overlapping and nature of covalent bond. हमने लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में काफ़ी बात करी थी। हमने बात करी थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्टेबिलिटी को देता है, व्हाट इज द कंडीशंस। ठीक है, हमने सारी बात उसमें कर ली थी। फिर हमने पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करी थी, नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करी थी और हमने बात करी थी जीरो ओवरलैपिंग। अब इसी चीज़ का मैं यहाँ पर भी यूज़ लूँगा। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनता है। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, और नेगेटिव ओवरलैपिंग को एंटी बॉन्डिंग, और जो भी जीरो ओवरलैपिंग है तो उसको जीरो ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि मैं नीचे बात करें तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन आता है क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्योंकि हमने ओवरलैपिंग दो टाइप की पढ़ी है। एक ओवरलैपिंग पढ़ी है कोएक्सियल, जिसको एक्सियल हेड ऑन एंड टू एंड बनते हैं, या दूसरी पढ़ते हैं कोलेटरल या लेटरल या साइड बाय। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड। देखिए जनरली तो कोवेलेंट बॉन्ड दो ही टाइप के होते हैं, वन इज सिग्मा एंड पाई, बट जनरली एडवांस लेवल पे डेल्टा बॉन्ड भी बोला जाता है, इसलिए मैं वो बॉन्ड भी बनाऊं, वो भी लिखाऊंगा, बट जनरली अपन को सिग्मा और पाई ही आता है। ठीक है, द फर्स्ट इज सिग्मा। यदि मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड की तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, द सेकेंड बॉन्ड जो आ जाएगा जिसको बोलेंगे पाई। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा जिसको बोलते हैं डेल्टा, विच इज रिप्रेजेंट बाय दिस, जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मोस्टली तो सिग्मा पाई होता है, बट डेल्टा पे भी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यदि बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, बहुत सिंपल बात करते हैं। देखो डेफिनेशंस, आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल along, अब ध्यान रखना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग वो ओवरलैपिंग कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। नो डाउट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, उसको हेड ऑन भी बोल सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑन बोल सकते हैं, हेड ऑन लीनियर एक्सियल। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, कुछ भी बात हो सकती है। ठीक है, यहां पर दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑन या लीनियर ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर यदि हम आगे सिग्मा बॉन्ड को एक्सटेंड करके चले तो अभी पहला पार्ट बता रहा हूं सिग्मा पाई। देखिए आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा वो बनेगा सिग्मा और पाई पे ही बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा और पाई पे ही बनेगा, बट डेल्टा छोटा मोटा कहीं क्वेश्चंस पूछ ले तो ही मैं बताएगा। ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली कैटेगरी जो आती है, ठीक है, आपके पास जैसे मान लीजिए आएगा एस एस। ठीक है, सबसे पहले आएगा एस एस, यानी सिग्मा बॉन्ड इन व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैन हैव ए एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाइड्रोजन जब कंबाइन हुआ है, मान लीजिए प्लस प्लस है, तो दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप लाइक दिस।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा HH, तो ये बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंपल आया है। दिस इज नॉन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज नॉन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अभी आपके पास नो डाउट दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लूंगा तो मैं ये चीज यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर भी हमने दो केस पढ़ा था, तो अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, और नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास यदि और केस आपके पास आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन का गया है। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल बात करें, देखिए मैं मेन केस ले रहा हूं, फिर मैं आपके सारे केस एक साथ एग्जाम्पल लेके चलूंगा। उसके बाद क्या जाएगा, S और P। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का क्या जाएगा, दूसरा टाइप क्या जाएगा, S और P टाइप होगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या जाएगा, SS ओवरलैपिंग लिख सकता हूं, यहां पर क्या जाएगा, S और P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लिख सकता हूं। ठीक है, हालांकि देखो S और D ओवरलैपिंग भी होता है, बट वो मैं एग्जांपल में लेके चलूंगा। ठीक है, SS ओवरलैपिंग हुआ। अब मान लीजिए जैसे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एटम आया, क्लोरीन लिया। ठीक है, मान लीजिए ये प्लस माइनस। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये मान लीजिए एग्जांपल HCl का हुआ, या HF का हुआ, या HBr का हुआ, या HI का हुआ। इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। ये हुआ और ये चीज हुई, तो दिस इज नॉन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, HCl आएगा, दिस इज बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो बना है उसे क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। बट दिस सिग्मा बॉन्ड इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ S एंड P। बच्चों D ऑर्बिटल के भी ओवरलैपिंग पे आएगा, मैं अभी उसको मैं अलग से ही एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, अब आप देखो थर्ड कैटेगरी यदि आपके पास आ रही है, यदि मान लीजिए C कैटेगरी आ गई है तो आपके पास आ जाएगा PP ओवरलैपिंग। थर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगी, PP ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक क्लोरीन ले लो, या फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। इसमें HCl, HF, HBr कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, P ऑर्बिटल आया है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये P ऑर्बिटल आया है, ये मान लीजिए प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज द, मान लीजिए ये क्लोरीन का, ये क्लोरीन का, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, और यहाँ पर आपके पास Cl आया है, एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज समझने की है बच्चों, DD में भी होता है, DD में भी हो सकता है, SB में भी हो सकता है, PD में भी होता है, बट सारी कैटेगरी के बजाय मैं उसके एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। डन। मेनली जो चीज बात की जाती है वो ये, जो चीज मेनली बात की जाती है वो मैं सब बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास आ गया है। अब आप देखो, आपको पता है P ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, S ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, S ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। हमने क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, यानी एक्सटेंड टू दी ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए मान लीजिए हमारे को पता है कि यहाँ पर अलोंग द एक्सिस है या एक्चुअल ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अभी इन सिग्मा बॉन्ड में यदि मान लीजिए कंपेयर करूं मैं, सिग्मा बॉन्ड में मैं आपस में कंपेयर करूं, तो हमने क्या बोला था कि डायरेक्शनल जो भी ऑर्बिटल है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, S होता है नॉन डायरेक्शनल, P एंड D ऑर्बिटल। यस और नो। यदि मान लीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर PP आएगा, देन SP आएगा, देन SS आएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल सॉरी समझ जाइए, क्योंकि D कहीं मैं D लिखूंगा तो आप D ऑर्बिटल समझ जाओगे, इसलिए हटा रहा हूं। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल,
लेकिन नॉन डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितने डायरेक्शनली अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात हो गई है, ठीक है। अब आप देखिए यदि यहां पर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी आ जाती है, सेकंड कैटेगरी, वो आ जाता है पाई यानी पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, पाई बॉन्ड आ जाता है। अब आप देखिए यहां पर देखा जाए तो एक्चुअली पाई बॉन्ड इज नॉट ए एक्चुअल बॉन्ड, ठीक है। या पहले एक काम करते हैं, इनके एग्जांपल लिख लेते हैं सारे। जैसे माने हाइड्रोजन मैंने ले लिया था, HCl भी ले लिया, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए मैंने हाइड्रोजन का यदि वापस से एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अनदर हाइड्रोजन एटम है 1s1, मान लीजिए उसकी क्या होती है, एंटी स्पिन होती है। Is it clear to all of you? तो अब आप देखिए this is going to be overlap, this is going to be overlap because what is the first condition for the formation of covalent bond? अनपेयर ऑर्बिटल होना चाहिए, फिर अब हैविंग द अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि लेट इट बी ये ऑर्बिटल हुआ, मान लीजिए मैंने ऐसा इंडिकेट किया, दिस ऑर्बिटल विल इंडिकेट लाइक दिस, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस, यानी दोनों के बीच में 1 शेयर हुआ है। ये HH हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे अपन शो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जांपल आ गया है क्लोरीन का, है ना। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मैं आउटरमोस्ट ही ले रहा हूं, नो डाउट क्लोरीन है। Cl2 का एग्जांपल ले लूं, हटा दिया। Cl2 का मान लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 3p5 की बात करें तो क्लोरीन के अंदर सारे जो है 1 पेयर है, सॉरी सारे पेयर है, दिस इज ओनली द अनपेयर्ड वन, ठीक है। यहां पर अपने पास बात हुई तो आप देखिए ये आपके पास अनपेयर्ड हुआ, मान लीजिए यहां भी क्लोरीन यहां भी क्लोरीन, मैं इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो ये इसका ये मान लीजिए और दूसरे वाले क्लोरीन का यही ऑर्बिटल मान लीजिए, बाकी तो सारे पेयर है, तो पेयर इज नॉट गोइंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों ओवरलैप करने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप। तो सिचुएशन कैसी है, ये p ऑर्बिटल है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और ये p ऑर्बिटल है, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ठीक है। ये क्लोरीन, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Cl2, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Cl2, दोनों के बीच में शेयर हुआ है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, एंड दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इज इट क्लियर। तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल कुछ लिया है। अब मान लीजिए वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, ये क्लोरीन का PP आ गया, ठीक है। अब देखिए अमोनिया और वाटर का एग्जांपल देके मैं आपको और समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल थर्ड ले लेता हूं, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया यानी नाइट्रोजन इज सेंट्रल 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 2p3 में आप देखेंगे 1 2 3 और नाइट्रोजन ये है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल आर देयर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, दिस इज 1s1, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 ऑर्बिटल यहां पर, सेकेंड हाइड्रोजन एटम का 1 ऑर्बिटल यहां, और थर्ड हाइड्रोजन एटम का 1 ऑर्बिटल यहां, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो व्हाट हैपन, दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन का ये ऑर्बिटल, दिस इज गोइंग टू बी दिस, दिस इज गोइंग टू बी दिस, दिस इज गोइंग टू बी दिस। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, यहां पर हाइड्रोजन ने, यहां पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, इज इट क्लियर। यहां पर अमोनिया का जो स्ट्रक्चर आया NH। अब आप देखो ये भी तो वैलेंस ऑर्बिटल है, तो जो बोथ द इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। बट ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज लोन पेयर, यानी दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या होगा, सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दिस इज द सफिशिएंट एग्जांपल। फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो ये पूरा और वापस से ये अमोनिया लेने वाला हूं,
अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझाया, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। दिस इज द s ऑर्बिटल, दिस इज द s ऑर्बिटल, दिस इज द p ऑर्बिटल, यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp का है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp का है। अभी आप ऐसा समझ सकते हैं। अब आप देखिए इसके बाद आपके पास सेकंड कैटेगरी जो आती है विच इज नॉन एज पाई बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या जाती है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर सेकंड जो आ जाता है पाई बॉन्ड, ठीक। यदि मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, हियर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, तो देखिए पाई बॉन्ड में क्या होता है, दिस इज सिंपल। यदि मैं डेफिनेशन बोलूं तो साइड ओवरलैपिंग ऑफ p एंड d ऑर्बिटल। अब आप बोलोगे साइड ओवरलैपिंग कैसे होता है। मान लीजिए परपेंडिकुलर कोई ऑर्बिटल की एक्सिस है और न्यूक्लियर की एक्सिस से परपेंडिकुलर है, लेट इट बी दिस इज द इंटर, मान लीजिए आपके पास पता है कि ये ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लीजिए ये pz है, ये मान लीजिए px है, ये py ऑर्बिटल है, ठीक है। आपको पता है कि दिस इज नॉन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज नॉन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज नॉन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। दिस इज नॉन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे pz है, pz का ऑर्बिटल का एक्सिस और इंटर और एक्सिस वो भी सेम आ गया है। मान लीजिए इस px की बात करूं तो px ऐसा ले लिया, तो py क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो मान लीजिए ये pz है, तो ये क्या हो जाएगा, px हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, py हुआ। तो मान लीजिए रेफरेंस के लिए, फॉर द रेफरेंस यदि pz को ही आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हो, pz को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हो, ठीक है। pz is the internuclear axis, तो px and py is perpendicular to the internuclear axis, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब चीजों को समझने लेना, पहले ये रेफरेंस समझ लीजिए कि pz, क्योंकि मैंने क्या कहा था, pz को रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो अब आप चीजों को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए O2 का स्ट्रक्चर, आप ये वाला स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, फिर मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं डेफिनेशन हम बाद में लिखते हैं, पहले चीजों को समझते हैं फिर डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, अपना आप याद रहेगी। तो पहले ये जो चीज क्लियर होगी, pz को यदि मैंने इंटर न्यूक्लियर ले लिया तो px का जो एक्सिस है, px का एक्सिस या py का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर तक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता चला कि नहीं चला। बस ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास मान लीजिए, देखिए मैं बता देता हूं, आपके पास मान लीजिए ये pz है, pz को रेफरेंस दे रहा हूं, कोई ये py है या px ले लिया, ये py आ गया, तो व्हाट हैपन इफ इट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। बस वैसे ही लेके आना है, इज इट क्लियर। क्योंकि रेफरेंस pz होता है बच्चों, रेफरेंस pz होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम पहले, यदि डेफिनेशंस हम बाद में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। मैं यदि स्ट्रक्चर ऑफ O2, देखिए नेचर में हाइड्रोजन एक्सिस्ट करता है तो नेचर में O2 भी एक्सिस्ट करता है। चलिए अज्यूम करते हैं कि O2 का स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा। मान लीजिए मैंने इसी केस के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल लेता हूं O2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो OS 1s2 2s2 2p4 होता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ वी फॉलो Ohm's रूल तो ये ऐसा केस आएगा। अब आप देखिए, टेल मी हाउ मेनी, 1 और 2 आया, इज इट क्लियर। सपोज मान लीजिए ये py है तो ये pz होगा, यानी मैं इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना चाहूं दूसरे तरीके से तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1s2 2s2 2px2 एंड 2py1 एंड 2pz1, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। 2px2 2py1 एंड 2pz1, कई बार आपको ऐसे लिखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी है, बट मान लीजिए O2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि देख लीजिए ये ऑक्सीजन, मैं सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये 2 की बात कर रहा हूं, पूरा नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आया, ये आया, अनदर ऑक्सीजन लिया,
तो आप बोलोगे चलो सर अपोजिट स्पिन कर लेते हैं, मैंने भी बोल दिया कोई बात नहीं। अब आप देखो ये ऑर्बिटल ले रहे हैं, मान लीजिए 2py, ये 2pz, ये 2py, तो ये क्या हो जाएगा 2pz। डन। हमने ये भी पढ़ा है कि when the orbital which are going to be overlap should possess same symmetry, बोला के नहीं बोला। और अभी हमने जीरो ओवरलैपिंग में भी पढ़ा था, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग में भी पढ़ा था कि एक्सिस सेम होनी चाहिए, px है तो px, py है तो py, pz है तो pz होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या हुआ है, 2py आया तो 2pz इसके साथ ओवरलैप करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए कि सपोज मान लीजिए मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर O2 का बनाता हूं तो आप समझ जाइए कि कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। मान लीजिए आपके पास ये pz ऑर्बिटल है, क्योंकि मैंने pz को रेफरेंस ले लिया है तो लेट इट बी दिस इज pz। अनदर एक ऑक्सीजन का मान लीजिए ये वो लिख दिया, अनदर ऑक्सीजन जो है उसका भी मैंने ये लिख दिया, ठीक है, दिस इज द pz और दिस ऑक्सीजन, दिस इज द pz, और ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया, यानी ये जो pz को मैंने बता दिया। अब टेल मी वेयर इज py, तो pz के परपेंडिकुलर py होगा, तो आप बोलोगे py तो सर यहां परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए यहां किसी भी ऑर्बिटल में कहीं इलेक्ट्रॉन यहां होगा और दूसरे का ये होगा, कहीं भी हो सकता है, इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, ये देखिए यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वैसे द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये क्या बोलेंगे हम, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये क्या बोलेंगे, यदि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो हम ये क्या बोलेंगे, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब आप देखिए ये एक्सिस, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ py, ये किसका हो गया है, एक्सिस ऑफ py ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ pz ऑर्बिटल एज वेल एज, इसी को अपन ने इंटरन्यूक्लियर रेफरेंस माना हुआ है ना। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्लोरीन का और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, pp ऑर्बिटल पढ़ा था, तो pp क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना, यानी व्हाट हैपन, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बनने जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज एक्चुअल ओवरलैपिंग। अब आप देखिए O2, आप बोलोगे सर O ये सिग्मा बन गया है, ओके, दिस सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ओके, बट हमने तो पढ़ा है कि O2 की दो वैलेंसी होती है, तो आप क्या बोलोगे सर एक बॉन्ड और होना चाहिए तभी O2 की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। एक बॉन्ड तो बन गया, चलो उसको सिग्मा ले लिया, लेट इट बी, ये वाला जो pz वाला है वो सिग्मा ले लिया, ठीक है, pz का सिग्मा ले लिया, बट ये भी तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। बट आप एक चीज देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर वे, ठीक है। मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, एक मिनट बच्चों, देखिए ये मैंने ले लिया pz, ये py, ये pz py। अब आप देखो ये py एक्चुअल ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बट क्या उसी समय ये भी ओवरलैप करेगा, जब ये ओवरलैप कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, जब ये ओवरलैप कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर। आप ये मत करना कि सर ये भी तो हो सकता है, अरे भाई 90 डिग्री थोड़ी चेंज होगा, px py pz आर 90 डिग्री, तो ये थोड़ी है कि भाई आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। तो आप बोलोगे जब इसने एक्चुअल ओवरलैपिंग करी तो इसने तो एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं करी है, बट स्टिल नेचर के अंदर O2 एग्जिस्ट करता है, स्टिल नेचर के अंदर O2 एग्जिस्ट करता है। तो ये जो दूसरा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए मैं बोल दूं ये एक्चुअल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ओवरलैपिंग कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हाइपोथेटिकल बॉन्ड बोल दूं थोड़ी देर के लिए, एक इमेजिनरी बॉन्ड बोल दूं, क्योंकि O2 नेचर में एग्जिस्ट करता है तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी सेकेंड वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है। तो ये ऑक्सीजन हैव ए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 7 कर दिया, बट एक और शेयर करके 8 करेगा, तो उस समय एक नाम दिया गया है कि यहां पर कुछ नहीं, एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो यहां पर किसी तरह की साइड ओवरलैपिंग हो रही होगी, यानी यहां का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो मर्ज हो रहा होगा,
वो क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल बॉन्ड है, बट स्टिल उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस बॉन्ड को क्या बोला गया है, पाई बॉन्ड। क्या बोला गया है, पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, यहां पर ओवरलैपिंग हुई है। अपन मान लेते हैं कि भाई हम क्यों जबरदस्ती बोले कि ओवरलैपिंग नहीं, बोल देते कि ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, बट ओवरलैपिंग कहां हुई है, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, डीबी होता है, अभी मैं सब लेने वाला हूं। ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल along the orbital axis, sorry, parallel to, overlapping of p and d orbital parallel to axis of orbital and perpendicular to इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल की एक्सिस, तो इसके पैरेलल हो रही है। ये क्या है, न्यूक्लियर एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर ही तो हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आया डेफिनेशन? अब आप देखो, ये डेफिनेशन यदि नहीं आया तो सस्ता सुंदर टिकाऊ लैंग्वेज, कुछ नहीं, ज्यादा मत रिसर्च करो, साइड ओवरलैपिंग बोल दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो सर, साइड ओवरलैपिंग। बट टेक्निकली तो समझाना पड़ेगा। ओवरलैपिंग पी एंड डी ऑर्बिटल इज नॉन एज पाई ऑर्बिटल, इज नॉन एज पाई ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? तो पाई ऑर्बिटल आता है क्योंकि पाई और डी, पी और डी ऑर्बिटल ही डायरेक्शनल होता है, एस तो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो एस तो किसी भी हालत में साइड ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं वो उसको यदि बात करे तो वो तो यहां भी बना सकता है, यहां भी बना सकता है, कहीं भी वो बना सकता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, उसको कोई फ्रीडम, पूरी फ्रीडम है, वो कहीं भी जाके बॉन्ड बना सकता है। बट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल के पास फ्रीडम नहीं है। जैसे लॉजिकली सोचिए कि मान लीजिए अमोनिया का स्ट्रक्चर था, अमोनिया के ये 3 स्ट्रक्चर थे NH3 की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, वो तो नॉन डायरेक्शनल है, वो तो यहां भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। बट मान लीजिए O2 है, O2 का यदि pz है तो px py यू थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि px py तो वो फिक्स है कि भाई आपको तो 90 डिग्री पे ही रहना है, जबकि s ऑर्बिटल फिक्स नहीं, वो तो कहीं भी जाके बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए s ऑर्बिटल के अंदर साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल ओवरलैपिंग होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर यदि देखिए हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव एंड दिस। ठीक है, मान लीजिए उस समय भी, मान लीजिए कोई ज्यादा उस समय नहीं समझ में भी आया तो भी आप ये पढ़ने के बाद वापस से उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग वो बताना जरूरी था कि ऑर्बिटल ओवरलैप कौन कौन से होते हैं। अब आप देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइड ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, क्या बोल सकते हैं, साइड ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग हो सकता है। यानी मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूं तो ऐसा समझा सकता हूं, सिंपल तरीके से साइड ओवरलैपिंग आप देखोगे ये सिग्मा बॉन्ड का है, इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर O2 का समझ में आ गया है आपको, O2 का ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हुआ है, पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट करने वाले इधर भी इंडिकेट करते हैं, दोनों साइड डबल बॉन्ड करते हैं, बट काउंट एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। आप यहाँ एक साइड लिखो या दोनों साइड करो, एक ही बॉन्ड काउंट होगा। आप ये मत करना कि ये एक बॉन्ड दूसरा और ये तीसरा बॉन्ड नहीं, ऑर्बिटल तो एक ही है। जब एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे ऑर्बिटल से तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 2 ही शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा, ये इसका शेयर करेगा, ये इसका शेयर करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो एक ही तो बॉन्ड बनता है, गलती मत करना। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गया है। तो ये जो बॉन्ड बना है बच्चों,
ये वाला जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये वाला ये बॉन्ड है, ये वाला ये बॉन्ड है, तो दिस इज सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा पाई, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इसे क्या बोलेंगे लेटरल ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? यदि इनका प्लस प्लस है, इनका प्लस प्लस है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कर लेंगे, और यदि ये प्लस और ये माइनस प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, और ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक बार और याद दिला दिया, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिपेल, और बॉन्डिंग में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये चीज आ गई है, तो साइड ओवरलैपिंग पी का। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं एडिशनल चीजें बात करूंगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 and 2। नेचर में एयर में नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करता है, O2 भी एग्जिस्ट करता है, तो पाई बॉन्ड को हमें मानना पड़ेगा। नाइट्रोजन को यदि आप बात करो तो आप बोलोगे नाइट्रोजन हैव ए 3 वैलेंसी। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर 3 वैलेंसी ऐसे सेटिस्फाइड कभी होगी लाइक O2। अब आप देखो, इफ वी चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है 1s2 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन में कितना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आया है, 2p3 में इलेक्ट्रॉन ऐसे आया है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अनदर नाइट्रोजन, यदि मैं अनदर नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3, तो उसका भी एस टाइप का ही आया है। मैं 2p3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, लेट इट बी, ये px है, ये py है, तो ये pz है, ये मान लीजिए px है, ये py है, तो pz है। नाइट्रोजन का यदि एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2px1 2py1 2pz1। इज इट क्लियर? 2px1 2py1 एंड 2pz1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, ये वाला नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं, है ना, मुझे दैट एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए pz बनाया, इसने क्या बनाया सिग्मा, क्योंकि रेफरेंस के लिए ले रहा हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं आपको px बनाना, आप px बिल बना दो, बट जनरली रेफरेंस के लिए pz लेते हैं। अब आप मान लीजिए आपका px ये ओवरलैप कर रहा है, भाई px के साथ जाएगा। अब आपका बचा py जाएगा ऐसा, देखिए रंग बिरंगा है बट समझ में आना चाहिए। चलिए आ जाइए, डायग्राम बनाते हैं। नाइट्रोजन, चलो ये तो pz बना दिया, क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑर्बिटल ये बन गया, दूसरा ऑर्बिटल बना दीजिए आप, ये परपेंडिकुलर है, 3 डायमेंशन थोड़ा विजुलाइज करिएगा, ये परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ये आपका क्या है, pz है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया है, py, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा px, ठीक है, दिस इज px। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो py के साथ आ रहा है, मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये py देखो दोनों साइड बना सकते हो बट बहुत कंजस्टेड लिखेगा, है ना, तो मैंने एक ही बना दिया कि भाई आपको समझ में या बनाना है तो बना दीजिए, ठीक है। तो ये py आ गया है, इसका मतलब ये साइड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ये साइड ओवरलैपिंग हो रही है, एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। एक्चुअल ओवरलैपिंग ये देखो, ये तो ये यहां पर आ गया है, ये इसके साथ ये आ गया है। तो आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन है, पहला बॉन्ड कौन सा बना, एक्चुअल बॉन्ड कौन सा बना, pz, उसको मैंने बोल दिया सिग्मा। सेकेंड बॉन्ड कौन सा बना, पाई। थर्ड बॉन्ड क्या बना, पाई। इसका मतलब ये कंक्लूजन मिल रहा है कि सपोज इफ देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम,
two atom, not 3 atom, not 4 atom, between the 2 atom. If there is a one bond, the first bond is sigma, like HH, FF, ClCl, NH, NH bond थे तो सिंगल ही था ना. If there is a double bond like O2, O के बीच में डबल बॉन्ड था ना, O के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड. देखो FF के बीच में सिंगल, HH के बीच में सिंगल, ClCl के सिंगल, तो ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड. O2 के बीच में क्या है, पहला सिग्मा, तो दूसरा क्या होगा, पाई. एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है तो फर्स्ट सिग्मा, सेकंड पाई, तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, पाई. तो ये ध्यान रखना, इफ देयर इज ए मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, multiple bond between the two atom, first bond is sigma, remaining is pi. I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब आप देखिए py तो बहुत वीक हुआ, py तो क्या हुआ, सॉरी आपका पाई बॉन्ड तो क्या हुआ, वीक हुआ है. तो आप देखेंगे यहां पर पाई बॉन्ड वीक हो चला है. ठीक है, तो अब आप देखिए पाई बॉन्ड वीक हो चला है, तो हमारे पास और पाई बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, या डेल्टा बॉन्ड बनेगा तो कैसे बन सकता है, वो भी हम बात करते हैं. ठीक है, इन जनरल अभी अपन ने पाई बॉन्ड की कैटेगरी में पीपी पाई बॉन्ड पढ़ा. पाई बॉन्ड यदि मैं बात करूं, चलो पाई बॉन्ड आया, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के टाइप, सिग्मा बॉन्ड के टाइप पढ़ाए थे. सिग्मा बॉन्ड के टाइप के अंदर एस डीबी आता है और पी और डीबी आता है. तो मैं अदर टाइप्स की बात कर रहा हूं. अभी ये जनरल खत्म कर दिया है, तो मैं पहले पाई बॉन्ड खत्म कर देता हूं, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, डेल्टा, फिर अदर सिग्मा बॉन्ड को भी बता दूंगा, या फिर क्वेश्चंस में ले लेता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है ना. अभी क्या होता है, मैं पहले सारी चीजें वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है या अदर रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, पहले वो खत्म करता हूं. ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो. अब मैं एडिशनल चीज करा रहा हूं. मान लीजिए मेरे पास टाइप ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं कि टाइप पाई बॉन्ड कितने टाइप के हो रहे हैं. कैटेगरी क्या होती है कि P और P हो जाए, सेकंड क्या हो जाएगा, P और D आ जाए, और थर्ड क्या हो जाएगा, D पाई. इसका नाम होता है P पाई, D पाई, P पाई, P पाई. ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चंस बनाऊंगा, पूछूंगा, जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद बताऊंगा. ठीक है, कई लोग पहले ही बता देते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद या बीएससी या थ्योरी के बाद मैं सिखाऊंगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे मान लीजिए SO4 3- दे दिया, सल्फेट दे दिया, फॉस्फेट दे दिया, और उसमें पाई बॉन्ड आ गया, तो P पाई वाला है या P पाई D पाई वाला है या D पाई, ऐसे क्वेश्चंस आएगा, बट मैं वो बाद में कराऊंगा. टेंशन मत लो, सब कराऊंगा. ये तीन कैटेगरी, P पाई तो अभी पड़ी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में. ठीक है, मान लीजिए मैं पहले एग्जांपल देता हूं. पहला आया P पाई, तो फटाफट से O2 का लिख देता हूं. ऑक्सीजन का क्या हुआ, P पाई में से डायग्राम बना देता हूं. लाइक एग्जांपल क्या होता है, O2. ठीक है, P पाई D पाई के एग्जांपल मैं जब सॉल्व कराऊंगा उसी के बाद ही लिखूंगा. अभी सिर्फ उसकी शेप बता देता हूं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये P ऑर्बिटल है और ये P ऑर्बिटल आया, तो जैसे ये P, ये भी P, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये P ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल. ठीक है, मान लीजिए मैं ये प्लस, ये माइनस आता है, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन गया है. दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड. तो ये कैटेगरी क्या होती है, P पाई. इज इट क्लियर? अब आप देखिए सेकंड कैटेगरी क्या होती है, P पाई D पाई. सिंपल सा है कि मान लीजिए P ऑर्बिटल है और मान लीजिए उसी इंटरन्यूक्लियर के हिसाब से D ऑर्बिटल भी है. ठीक है, क्या देखिए यहां पर P ऑर्बिटल है और D ऑर्बिटल भी उसी हिसाब से आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, P पाई D पाई. P पाई क्या हो जाएगा, D पाई हुआ है. इज इट क्लियर? यानी इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इसका क्या है, सेम आ जाए तो ही बात होगी. इज इट क्लियर? अभी मैं सिर्फ एक सिंपल सा कर रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा. क्योंकि मान लीजिए मैंने dxy दे दिया, तो अलोंग द x एक्सिस दे दिया, अलोंग द y दे दिया, अलोंग द z दे दिया. ये एडवांस लेवल पे या मेंस लेवल या नीट लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं. अभी सिर्फ पढ़ लो, टाइप पढ़ लो. ठीक है, तीसरी कैटेगरी आ जाती है D पाई. ठीक है, अब आप देखिए D पाई, इसका एक एग्जांपल लेता हूं तो एक आइडिया आपको लगेगा. देखिए
मान लीजिए थर्ड कैटेगरी में बात कर रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर द थर्ड कैटेगरी, जिसको मैं बोल रहा हूं डी पाई डी पाई। अब मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए मैंने dxy ले लिया। आपको पता है dxy का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, दिस इज अराउंड द x एक्सिस, दिस इज अराउंड द y एक्सिस। अब आप देखिए जो z एक्सिस होगा वो ये परपेंडिकुलर होगा, ये z एक्सिस है, समझिएगा। अब आप देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं, इसी में मैं डेल्टा बॉन्ड सिखा रहा हूं तुम्हारे, ठीक है। अभी मान लीजिए dxy है, तो आपसे बोला जाए कि पहला केस हो जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ, मान लीजिए आपके पास दे दिया कि dxy along x और y एक्सिस, पहला केस। दूसरा केस दे दिया कि dxy ले लो और along the z एक्सिस, समझिएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लिया, आप ये दो नोट कर लीजिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला, आपने नोट कर लिया है along the x एक्सिस y एक्सिस, ये मैं बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है dxy, हेडिंग डाल, इसमें डाल दीजिए ये वाली हेडिंग along the x और y, और डेल्टा में ये लूंगा, मैं डेल्टा में ये लूंगा, ठीक है। अब देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं dxy along the x एक्सिस या along the y एक्सिस। सपोज मान लीजिए मैं along the x एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, मैं की बात है ना, ये x एक्सिस आ गया है, यही वही आएगा, ये भी x एक्सिस है, तो ये y एक्सिस है। अब आप देखो, जैसे इसको पास लूं, इसको पास लूं, तो ये ओवरलैप करेगा, इसको पास लो ना along the x एक्सिस, इसको मैं ले लूं along the x एक्सिस, तो ये पास आएगा कि नहीं आएगा? जब ये पास आएगा तो व्हाट हैपन, देयर इज अ साइड ओवरलैपिंग होगी, दोनों पास आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैपिंग होगा। कोई बोलेगा कि सर dy भी नहीं आया, तो dy तो यहाँ आ जाएगा ना, वहां भी साइड ओवरलैपिंग होगा। इस टाइप की सिचुएशन बनने वाली है ना, कि मान लीजिए आपका ये ऑर्बिटल था, ठीक है, दूसरे का भी यही ऑर्बिटल था, तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये मान लीजिए x एक्सिस है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर y एक्सिस में समझा दो, तो कोई बात नहीं, y एक्सिस में समझा देता हूं। तो दिस इज अराउंड द y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या होगा कि ये अलोंग द y एक्सिस हुआ, ये अलोंग द x एक्सिस हुआ, तो चीज तो वही हुई। तो अब आप देखो, इसके अंदर जो बॉन्ड बना है वो बना है डी पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड को क्या बना है, डी पाई। एनसीईआरटी में सिर्फ पी पाई दिया है, मैंने आगे तक लेके गया हूं, पी पाई भी बता दिया है, और दिस डी पाई। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए dxy है, दिस इज द dxy ऑर्बिटल, दिस इज द dxy ऑर्बिटल। यदि इसका along the x axis like this, along the y axis like this, तो आपको क्या मिलेगा, डी पाई पाई बॉन्ड, ठीक है। अब मान लीजिए इसी चीज को आपके पास यही स्ट्रक्चर में लेके चलता हूं, ठीक है। तो मैंने 3 कैटेगरी बता दी है, इसमें पहले स्टेबिलिटी की बात कर लूं पाई बॉन्ड की, फिर मैं उस कैटेगरी को कर देता हूं। तो मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड की बात करें तो मोस्टली आपने ये पढ़ा है कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, ये पढ़ी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता रहेगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इज इट क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इजीली क्या है, टूट जाएगा, स्टेबिलिटी लेस होगी, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर? अब आप देखो मेरे पास 2p पाई, क्योंकि p ऑर्बिटल से 2 से ही आता है, उसके बाद आ जाता है 2p पाई 3d पाई एंड 2p पाई, सॉरी 3p पाई, फिर उसके बाद तो ये समझ लीजिए, इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद तो क्या है, मुश्किल ही हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है। अब इसके आगे भले 3d पाई भी आ सकता है, ठीक है, इसके आगे 3d पाई भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपके पास स्ट्रेंथ आ जाए, ये लिख दिया है, तो आपके पास 3d पाई फिर 3p पाई ऐसे करके आगे बढ़ता है। मोस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे यहां तो 2 में तो यही पॉसिबल है। अभी आप देखिए यहां पर ये बना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। मान लीजिए मैं 3p पाई बात कर रहा हूं, तो 3p पाई यदि मेरी साइड ओवरलैपिंग करेगा तो गैप तो वैसे ही होएगा। आप देख लीजिए ये पास में आएगा, क्योंकि इसका जो शेप इंक्लाइंडेड है, डी का जो इंक्लाइंडेड शेप है, ठीक है। ये मान लीजिए 2p पाई, देखो यहां पर 2d पाई होता नहीं है तो वो तो छोड़ दो। अब आप देखो ये 3p पाई है, ये 3p पाई है। कोई बच्चा बोलेगा कि यदि यहां पर स्ट्रेंथ क्यों बड़ी है, आप एक काम करो, इसको 3p माइंड मत डालो, इसको डाल दो 2p पाई एंड 3p पाई, ठीक है। ये तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 2p पाई 3 पाई ले लो, ठीक है ना। फिर आगे आप बढ़ाते रहो, अभी मैंने सिखाया था। तो अब आप देखिए 2p पाई 3d पाई इज मोर पावरफुल देन दिस। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, पैरेलल है, जबकि यहां पर क्या है, दिस इज इंक्लाइंडेड। तो ये तो ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, तो यहां पर ओवरलैपिंग जो होगी वो ज्यादा होगी ड्यू टू द इंक्लाइंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इंक्लाइंडेड है ना। आप एक ही चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की साइड ओवरलैपिंग होगा, और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसका साइड ओवरलैपिंग होगा, तो दोनों में फर्क है। एक ऐसा ऑर्बिटल है, एक ऐसा ऑर्बिटल है और एक ऐसा ऑर्बिटल है, फर्क आएगा ना। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल में मान लीजिए d डिस्टेंस है, तो ये ऑर्बिटल में लेस देन d होगा, और लेस देन d होगा तो बहुत पास होंगे, तो वो एक्सटेंड टू दी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और एक्सटेंड टू दी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद 3d विडी डालते रहो। क्लियर? तो मैंने ये 3 पे ही ज्यादा फोकस करना है, ये 3 पे ज्यादा फोकस करना, वापस से समझा दिया है। इनका यूज मैं पी ब्लॉक में लूंगा, गड़बड़ी मत करना, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि कल को वहां पर पी ब्लॉक में क्वेश्चन आएगा, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज एग्जिस्ट बट नॉट दिस। अभी बैक पाई बॉन्डिंग में भी मैं लेने वाला हूं, तो ये चीज को ढंग से समझ लीजिए कि 2p पाई मैंने क्या करा, 2p पाई को कॉमन कर दिया, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू बढ़ रही, यहां n सेम है, बट ये d ऑर्बिटल है, इंक्लाइंडेड है। ये क्या है, p ऑर्बिटल है, इंक्लाइंडेड नहीं है। तो इंक्लाइंडेड है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ बताया है, ठीक है। 3 वाला है तो पीछे ले लीजिएगा, हालांकि इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, मैंने यहां तक आपको बात कर दी है। 3 वाला भी होगा, भले 3p पाई हो या 3p पाई 3d पाई। इसके बाद भले 3p पाई आप 3d पाई कर सकते हो, ठीक है। यानी इसके बाद यदि किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि सर 2p पाई 3p पाई के बाद बचा दो, तो देखिए यहां पर 2 है, तो अब आप देखिए यहां पर 3p पाई, सॉरी यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3d पाई 3p पाई 3d पाई एंड 3p पाई, ठीक है ना। यहां पर दोनों इंक्लाइंडेड है लाइक दिस, या इसे घसट पर चला जाएगा, दोनों इंक्लाइंडेड है लाइक दिस, ठीक है। यहां पर क्या जाएगा, एक ऐसा है, दूसरा इंक्लाइंडेड है ऐसा, इनमें तो दोनों ही ऐसा है ना। तो जितना इंक्लाइंडेड होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और आपको पता है 2d पाई तो होता नहीं है, नहीं तो वो 2p पाई से भी आगे होता। 2d पाई होता नहीं है, इसलिए पहले p पाई 2p पाई से ही स्टार्ट हुई है। जिसको यदि ये ऑर्डर एंड तक लेना है तो आप ले सकते हैं। यहां तक तो अपन ने पढ़ाई था, दोनों इंक्लाइंडेड है, एक इंक्लाइंडेड है, एक पैरेलल है, और भी दोनों पैरेलल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया, बहुत लंबे तक चला गया। इसके बाद तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यदि इसके बाद भी बनाना है तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए पाई बॉन्ड वीक है इन जनरल। यदि अभी तक यदि मैं स्ट्रेंथ की, टोटल स्ट्रेंथ की बात करना चाहूं,
तो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गर क्या था, पीपी बट सिग्मा, एसपी एसएस और पी, ये पी कौन सा है, पाई बॉन्ड वाला। दिस इज द जनरल ऑर्डर, दिस इज द जनरल ऑर्डर। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस भी नीट एंड जेईई मेंस में पूछे गए हैं ऑर्डर का, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, यानी यहां पर समझ में आ गया है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो आप इतना समझ लीजिए सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, क्योंकि पाई एक तरह से तो हाइपोथेटिकल बॉन्ड ही माना गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहां पर यदि मेरे पास नेक्स्ट चीज बात करें डेल्टा बॉन्डिंग की, अभी मैं वापस से थर्ड कैटेगरी दे लेता हूं डेल्टा बॉन्डिंग की। डेल्टा बॉन्ड, देखिए डेल्टा बॉन्ड मोस्टली मिलता है जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे, वहां पर ये कंपाउंड आएगा, मैं लूंगा। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे ये कंपाउंड आएगा, इसी केस के अंदर डेल्टा बॉन्ड आता है, ठीक है। ये 12th में लूंगा, बट अभी सिर्फ एग्जांपल रखिए कि हाँ है, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये 12th तक पहले पूछने वाला कोई है नहीं। देखिए अभी अपन वापस लेके आ जाते हैं स्ट्रक्चर, कौन सा, dxy, ये xy था, ये xy था, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला एक्सिस आ गया है, एग्जांपल नोट कर लिया होगा आई होप। विजुअलाइजेशन करना, ठीक है, ये XY है। अब आप देखिए Z एक्सिस, ये Z एक्सिस आया, जब ये Z एक्सिस Y है तो आप समझ लीजिए ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो चार साइड था, जो यहां पर ऐसा हो रहा था, दो साइड ओवरलैपिंग हो रहा था, उसकी जगह ये क्या है, चार साइड। इसे आपने क्या बोला, डी पाई बोला, तो ये जो बॉन्ड है इसे बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। क्या बोला जाता है, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। आ जाइए, सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यस, यही है along the x-axis, ये x-axis है, ये y है। ध्यान दीजिए, दिस इज x, दिस इज y, और ये जो है ये परपेंडिकुलर z है। ध्यान दीजिए, ये x, ये y और ये z, आपकी तरफ z एक्सिस मैं ले रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आपकी तरफ z एक्सिस है। along the x axis like this, along the y axis ऐसा आएगा, along the z axis ऐसे ही आएगा, along the x axis, along the y axis, x axis, along the y axis, along the z axis ऐसे ही आने वाला है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, आप देख लीजिए, ये मेरे को आप कुछ चीज छुप रही है, आपको समझ लीजिए ऐसा ही है ना, आप देख लीजिए ऐसा ही है ना, ये वाला चार और ये परपेंडिकुलर 3 डायमेंशन में तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये ऐसे ही आएगा। आप देख लीजिए along the axis, ये आप देख लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों साइड ओवरलैपिंग कर रहा है। पहले यू था या यू था, जब दो साइड ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड चार साइड ओवरलैपिंग करता है, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड का सिर्फ एक ही इस टाइप का केस आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप ये सारा का सारा डेल्टा बॉन्ड और ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। वापस से समझ लीजिए, आपके पास सिंपल है, along the XY है। अभी मैं और एक प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, तो आपका डर along the x axis, along the y axis, along the z axis, बिल्कुल क्लियर है। along the x axis, along the y axis, along the z axis, यही है ना, ये x axis था, ये y axis था, ये z axis था। अच्छा, ये xy है, ये xy है, तो ये तो xy प्लेन में ही रहने वाला है,
आप XY प्लेन को देखिए, XY प्लेन अलोंग द X एक्सिस और Y एक्सिस, यही ये वाली पोजीशन तो फिक्स ही रहने वाली है, बट इसका X और इसको X को मर्ज कराओ, इसका Y और इसका Y को मर्ज कराओ, ऐसा आएगा। इसका Z और इसका Z को मर्ज कराओ, ऐसे ही आने वाला है। आप इसका Z एक्सिस यही आएगा और इसका Z एक्सिस भी यही आएगा ना, ये X एक्सिस, इसका X एक्सिस, इसका X एक्सिस, इसका X एक्सिस, ठीक है। अब इसका Z एक्सिस परपेंडिकुलर आएगा तो इसका Z एक्सिस परपेंडिकुलर आएगा, तो डेल्टा बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर मैं अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड इज एक्चुअल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड अभी तक अपन ने SSSP, हमने SSSP P और P में भी पढ़ा है क्योंकि तीन ही थे। अब मान लीजिए ये S ऑर्बिटल है और ये D ऑर्बिटल है, यहां पर भी होगा। मान लीजिए ये P ऑर्बिटल है और मान लीजिए इस टाइप का कोई D ऑर्बिटल है तो भी आएगा। तो S D में भी हो सकता है, इनफैक्ट P और D में भी हो सकता है, या D D में भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑर्बिटल ऐसा होता तो D D ऑर्बिटल में भी हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा कंडीशंस होनी चाहिए कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X एक्सिस भी हो सकती है, Y भी हो सकती है, Z भी हो सकती है। इज इट क्लियर? आगे बात में ओके। तो मान लीजिए अभी मैं और एग्जांपल लेता हूं, तो ये क्या है, सारे के सारे ये तीन अपन ने पढ़ी थी सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी, और ये क्या जाएगा अदर सिग्मा बॉन्ड है, और ये सारे के सारे एग्जांपल्स। ये देखिए ये आपका S और D आ गया, ये P और D आ गया, ये D और D ऑर्बिटल। ये देखिए एक्चुअल ओवरलैपिंग, एक्चुअल ओवरलैपिंग, एक्चुअल ओवरलैपिंग, जहां एक्चुअल ओवरलैपिंग होगा वहां सिग्मा बॉन्ड होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपके और कंफ्यूजन रिमूव होगी। चलिए फटाफट से इसको पॉज करके एक बार क्वेश्चंस पूरा लिख दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पूरा लिख दिया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस माना है पहला S एंड PX, तो ध्यान दीजिए PX जो है S ऑर्बिटल को Z एक्सिस से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखते हैं। देखिए अब आप देखिए ये PX ऑर्बिटल यदि मैं मानूं तो दिस इज द PX ऑर्बिटल, लेट इट बी, ठीक है ना। मैं जरा Z एक्सिस को मैं ये ले रहा हूं बच्चों, तो मेरे लिए आसान होगा, Z एक्सिस ये ले लेते ना तो अपने लिए आसान होगा कि ये Z एक्सिस है, ये PX है। अब आप देखो S ऑर्बिटल को अब आप इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको जाना है Z एक्सिस पे, क्या जाना है आपको, Z एक्सिस पे ही जाना है, ठीक है। तो यहां पर Z एक्सिस पे चला, ठीक है, ये चला Z एक्सिस पे, ये अप्रोच करेगा तो ये Z एक्सिस पे यहां जाएगा, क्या जाएगा, Z एक्सिस पे यहां पहुंचेगा। और अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि साइड ओवरलैपिंग हुई ना, दिस इज जस्ट लाइक ए साइड ओवरलैपिंग। आप चीजों को समझिएगा कि लेट इट बी ये PX ऑर्बिटल है और ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, समझ लीजिए, और डायरेक्शन मिल गया है, Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो हमारे को क्या करना है, Z के अंदर के पर बॉन्ड बनाने जाना है अपन को, ठीक है, क्योंकि अपन को बॉन्ड कहां बनता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही। उसी से पता चलता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और ऑर्बिटल एक्सिस सेम है तो सिग्मा पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर है तो पाई होता है, और इस तरह का होता है तो डेल्टा होता है, याद कर लिए, ठीक है। हमने Z एक्सिस को ही रेफरेंस लिया है। अब आप देखिए यहां से S ऑर्बिटल चला, S ऑर्बिटल की डायरेक्शन ये है, P तो यही रहने वाला, P चेंज नहीं हुआ। यदि यहां पर आएगा तो ये साइड ओवरलैपिंग होगी, और साइड ओवरलैपिंग और S और P में लास्ट लेक्चर में मना किया था कि इट इज जीरो ओवरलैपिंग, दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग यानी पहला वाला एग्जांपल ये है, ठीक है, यानी मैं ये हटा दूं, पहला केस ये है S और PX, तो ये कहलाएगा जीरो ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगा, जीरो ओवरलैपिंग, यानी ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर का भी मेरा रिवीजन हो रहा है, सिग्मा पाई बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड का भी रिवीजन हो रहा है, जीरो ओवरलैपिंग का भी हो रहा है या नॉन जीरो, ठीक है। अब आप देखो PX एंड PX, अब आप देखो इधर ध्यान से सुनो। अब हमारा ऑर्बिटल को समझिए, हमारा ऑर्बिटल PX था, तो समझ लीजिए ये PX है,
ये px है, ठीक है, ये दोनों साथ में ले रहा हूं, ये px है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस j है, तो मान लीजिए इनका एक्सिस j है, इनका एक्सिस j है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जब आपका पैरेलल आएगा और परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैपिंग। एंड साइड ओवरलैपिंग का मतलब ये बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया ना पाई बॉन्ड की डेफिनेशन में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग, इसे क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया, ये पाई बॉन्ड हुआ है, क्योंकि देख लीजिए ये p ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये p ऑर्बिटल है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये z एक्सिस दोनों का इंटर न्यूक्लियर है, ये px है या मान लीजिए ये py है, py हो या px हो, दोनों क्या करेगा, साइड ओवरलैपिंग, इसलिए पाई बॉन्ड लिखा। इज इट क्लियर? अब आप देखो ये pz है, तो दोनों तो सेम एक्सिस पे आ गए, pz है, ये pz है और pz है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी सेम ही है, इसका एक्सिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम हो गया, तो ये बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा, अभी समझाया था। अब आप देखो dz स्क्वायर, वेरी इंटरेस्टिंग, s एंड dz स्क्वायर, dz स्क्वायर का अपन ने पढ़ा था, दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ dz स्क्वायर, जिसके अंदर ऐसा था, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये z एक्सिस है ना बच्चों। अब आप देखो s ऑर्बिटल को भी यहीं भेजा है, पहले px में भेजा था, पहले px में भेजा था, अब आपको d में भेज रहा है और d में भी z में भेज रहा है, तो ये क्या है, जाएगा, ये जाएगा, यानी ये z एक्सिस पे ही जा रहा है और आप इसका एक्सिस भी z एक्सिस ही है और इंटर न्यूक्लियर भी एक ही है, इंटर न्यूक्लियर और एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल दोनों सेम ही हैं और z एक्सिस पे ही भेजा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक्चुअल बॉन्ड। एक्चुअल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, एक्चुअल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब आप देखो ये s एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर आगे डिस्टर्ब, देखिए यहां पर आप देखिए ये वाला, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, अब ये तो x है, ये y है, अब परपेंडिकुलर z एक्सिस है, परपेंडिकुलर क्या है, z एक्सिस। अब आप देखो परपेंडिकुलर z एक्सिस जाएगा तो आप समझ लीजिए ऐसा केस है, आप ये देखिए दिस इज xy, दिस इज xy, समझना है, दिस इज xy, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, हम बात कर रहे हैं z एक्सिस की, ये z एक्सिस मान लीजिए, आपके सामने ही z एक्सिस है ना बच्चों। अब s ऑर्बिटल यहां जा रहा है, s ऑर्बिटल को z एक्सिस पे ही भेजना है, कंपलसरी z एक्सिस पे भेजना है, जब s जाएगा z एक्सिस पे तो साइड ओवरलैपिंग करेगा, क्या करेगा, साइड ओवरलैपिंग, क्योंकि ये कहां मिल रहा है, x एक्सिस, ये कहां मिल रहा है, y एक्सिस, हम भेज रहे हैं z एक्सिस, z एक्सिस पे क्या है, यहां पर जो बॉन्ड बनना ही नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। आप इस चीज को समझ लीजिए, इन दोनों में आसान होगा, इसके अंदर z पे ऑर्बिटल था, इस पे z पे ऑर्बिटल था, इस पे z पे ऑर्बिटल है ही नहीं, जहां ऑर्बिटल नहीं है तो आपको इतना दिमाग में कर लीजिए कि s कुछ भी हो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सोचना ही नहीं है s के लिए। यदि s को उसके मन मुताबिक ऑर्बिटल मिला तो बनाएगा, नहीं मिला तो नहीं बनाएगा। यदि यही चीज, यदि यही s एंड pz होता तो सिग्मा मिल जाता, क्योंकि आपका ऑर्बिटल कौन से है, z एक्सिस पे है और भेजा भी उससे किस पे है, z एक्सिस पे, तो ये सिग्मा होगा s ps x py, जीरो ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि आपको z एक्सिस पे भेजा है, किस पे भेजा है, z एक्सिस, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही s ऑर्बिटल जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो ओवरलैपिंग हुआ। s एंड dyz तो सेम ही है, dyz जो भी है, dyz इसमें भी जीरो ओवरलैपिंग है, इसमें भी क्या है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर था, कोई बात नहीं, आप ये वाला स्ट्रक्चर xy का ले लीजिए, ये ले लीजिए xy का, तो आप चाहो तो इसको xy कर सकते हो, ये xy के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको एक और बनाना है, मान लीजिए s एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो, इसमें भी जीरो आएगा, इसमें भी जीरो ही आना है। देखो दोनों z है, दोनों z है तो सिग्मा आना है, दोनों क्या है, z है तो सिग्मा आना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो ये z है और ये नहीं है,
इसका मतलब p ऑर्बिटल z पे जाएगा और d ऑर्बिटल ऐसा मिलने वाला है। मैं रब कर दूं ढंग से, देखिए ये वाला अपन देख लीजिए, ये वाला कौन सा था, ये pz, ये आपका क्या हो जाएगा dz स्क्वायर, ये dz स्क्वायर, ये pz मिला, ये क्या बना दिया आपका सिग्मा। ठीक है, अब आप देखो इधर क्या हो जाएगा pz, ये dxy, ये आपका ऑर्बिटल कहाँ है, यहाँ, ये एक्सिस यहाँ है, pz यहाँ आ रहा है। कोई ऑर्बिटल मिल रहा है इसके बीच में, कुछ मिल रहा है ना, तो साइड में मिल रहा है ना, समथिंग मिल रहा है। देख लीजिए ये आपका क्या है x एक्सिस, ये है y, ये z एक्सिस, p भी यहाँ आ रहा है, p भी यहाँ आ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो साइड बनाया था, बच्चों ये होता तो साइड होता, ये होता साइड होता, आप यहाँ भेज रहे हो pz स्क्वायर को, तो इनफैक्ट ये साइड ओवरलैपिंग भी नहीं होता। यहाँ पर px या py होता, जैसे ये px आ रहा है, ये px आ रहा है, ये pz आ रहा है ना, तो इसमें साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा और ये क्या हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। बहुत दिमाग घूमने वाला है। ठीक है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप एक्स वाई जेड के साथ खेलने लग जाओ। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपको जेड एक्सिस है, और आपको जो भी ऑर्बिटल है वो जेड पे ही भेजना है। आप देखिए डेल्टा बॉन्ड एक ही में बना था, दोनों dxy थे, उसी में डेल्टा बना था। तो देखो ये dxy है, इसी में डेल्टा बॉन्ड अभी बनाया था मैंने, तो डेल्टा बॉन्ड के बारे में तो सोचिए मत। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड सिर्फ इसमें बना था अभी, dxy dxy अलोंग द एक्सिस। इनके अलावा dd के अलावा डेल्टा बनता ही नहीं है, क्योंकि चार ऑर्बिटल, चार जगह ओवरलैपिंग तो सिर्फ d में ही मिलती है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, यहां पर px एंड dxy की बात करें, ठीक है, तो आपके पास ओवरलैपिंग हुई है। ओके, ठीक है, px dxy में भी एक बार देख लेते हैं, जरा मैं कुछ गड़बड़ कर दी रहा हूं। ठीक है, इसमें तो जीरो ओवरलैपिंग है, मोस्ट इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो ऑर्बिटल है dxy yz, देखो ये dxy है, ये dxy yz, ये तो किसी भी हालत में बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो एक्सिस ही सेम नहीं है, ये तो एक्सिस ही सेम नहीं है, तो ये तो पहले से ही आप हटा दो, तो यहां तो वैसे ही जीरो ओवरलैपिंग होगी, ये तो वैसे ही हटा दो। ये दोनों में अभी डेल्टा बॉन्ड बनाया था अलोंग द z एक्सिस, और अलोंग द x एंड y एक्सिस अपन ने पाई बॉन्ड बनाया था, तो ये तो अभी बनाया हुआ है, इसमें टाइम नहीं खराब करना। अब आप देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, बट यहां पर तकलीफ क्या है बच्चों, ये वाला ऐसा ऑर्बिटल है, dx² माइनस ऐसा है और dxy ऐसा है। तो इसमें क्या था कि इसके अंदर आपके पास ऐसा सिचुएशन आई, तो यहां साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल हुई। अब आप देखो यहां पर भी यह ऐसा आया, ठीक है, तो यहां पर भी डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। यस, इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। ये तो क्लियर, क्योंकि यहां पर भी अलोंग द z एक्सिस यही है, अलोंग द z एक्सिस यही है, तो ये और ये और ये चार जगह से आ रहा है। पहले क्या था बच्चों समझिएगा, dxy में ये दोनों एक जैसे ही है, ये अलोंग द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस। dxy बच्चों ऐसा था, dxy क्या था, ऐसा था डेल्टा के लिए। अब क्या हो जाएगा, dx² माइनस y² ऐसा आ गया, ये ऐसा था dxy, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस था, ये अलोंग द एक्सिस था, तो तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं। दिस बोथ आर गोइंग टू बी फॉर्म डेल्टा। अब आप देखिए ये px है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब आपका एक्सिस अलग है, z में नहीं है, z में है ही नहीं, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ pz है, आप एक चीज सोचिए कि ये z एक्सिस था, ये भी z एक्सिस था, ठीक है, ये दोनों z एक्सिस था तभी बना। देखिए आप, ये s ऑर्बिटल था तो s ऑर्बिटल था, और ये z एक्सिस था तो बना, ये दोनों में बना। देखिए गड़बड़ी मत करिए, यहां पर आपके पास दोनों z है तो बना। देखिए x x y y था, इसलिए यहां पर आपको क्या बना, पाई बॉन्ड बना। ये xy है, ये z नहीं है,
ठीक है, आपके पास ये एक्स वाई है, ठीक है, तो यहां पर अलोंग द जेड एक्सिस कुछ नहीं मिला है, इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास दोनों जेड है, देखो एक्स तो कहीं भी जाके जा सकता है, ये जेड, ये दोनों जेड, ये दोनों जेड, देखिए तो ही सिग्मा बना है, याद करिएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर भी देखिए यहां जेड है नहीं, यहां भी जेड नहीं है, तो आप देखेंगे यहां पर ये जीरो ओवरलैपिंग आएगी, ये भी जीरो आएगी और ये भी जीरो आएगी। आप देख लीजिए इन सब के अंदर along the x square minus y square dx square minus y square along the z axis, यहां पर px गया, किसी भी तरह का साइड ओवरलैपिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है, साइड ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आप मान लीजिए ये px है और यदि ये चीज होता तो किसी भी एंगल में साइड ओवरलैपिंग कर पाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये वाला मैंने ये बना के देखा, आप देखेंगे तो ये इसके अलाउंग ये टच कहां करेगा, यहां पर, तो क्या है, किसी भी तरह का साइड ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का एक्सिस ऐसा होगा तो भी चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए ये px है आपका, ये px है, तो px क्या होगा बच्चों, ये जाएगा, ठीक है, दिस इज, ये x एक्सिस है तो px ये है, आप देख लीजिए px यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा, ये pz है तो pz यहाँ पर, इस तरह की कोई ओवरलैपिंग मैंने नहीं सिखाई, इस तरह की ओवरलैपिंग भी मैंने नहीं सिखाई, ये px वाली है। अब आप देखो dz स्क्वायर मान लीजिए आपने इसको z एक्सिस माना, लेट इट बी दिस इज z एक्सिस, और ये px है, तो ये z एक्सिस है, ये px है, तो कहां ओवरलैपिंग है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। आप सिर्फ एंगल लेके चलिए, ये px एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये px, आप देख लीजिए ये px है, तो यहां पर जरूर सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ये मैं जीरो ओवरलैपिंग कर रहा हूं, तो यहां पर बट z एक्सिस के अलोंग लिया है, दिस इज अलोंग द z एक्सिस, अलोंग द x एक्सिस होता तो सिग्मा बना देता, ये x एक्सिस है, ये px है, यदि अलोंग द x एक्सिस बोलते तो सिग्मा है, बट बोला है हमें अलोंग द z एक्सिस, तो अलोंग द z एक्सिस ये px है, ठीक है, इसका z एक्सिस ये होगा, दिस इज द z एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अलोंग द x एक्सिस होता तो ये सिग्मा जरूर बन सकता था, बट दिस इज जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, यहां तो कोई चांस ही नहीं है, यहां तो चांस ही नहीं है। अब आप देखिए यहां पर 2 मिनट में, क्योंकि बच्चों एक ही चीज का ध्यान रखना है, विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये बच्चे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और आपको मैं आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे कितना इजी है। आपके पास यदि ये सारी की सारी चीजें को कंक्लूजन निकालें तो आपको क्या ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड में तो देखो चारों के चारों आ जाने चाहिए। डेल्टा बॉन्ड अलोंग द z एक्सिस, ये ध्यान रखना, डेल्टा बॉन्ड कब होगा, अलोंग z एक्सिस कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dxy दोनों है, ये दोनों आपस में हैं और ये दोनों आपस में हैं, तभी आएगा, नहीं तो डेल्टा बॉन्ड आएगा नहीं अलोंग द z एक्सिस, ठीक है। अलोंग द z एक्सिस सिग्मा कब आएगा, जब pz कर रहा हो या s pz कर रहा हो, s तो कहीं भी जा सकता है, या मान लीजिए dz स्क्वायर कर रहा है, मैं अलोंग द z एक्सिस ले रहा हूं, यदि x होगा तो x के हिसाब से करेगा, ठीक है, या मान लीजिए pz dz स्क्वायर है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं यदि अलोंग द z एक्सिस है, ठीक है। ss ऑर्बिटल बना सकता है, ss अपना बना सकता है क्योंकि ये तो नॉन डायरेक्शनल है ना, और s pz बना दिया, देखो ये ss, ये sp, ये pp, ठीक है, ये भी बन गया है, ठीक है, ये pz और ये बनाया है, तो ये ध्यान रखना। जब बात आती है पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की होती है अलोंग द z एक्सिस है, तो px पाई बॉन्ड बनाएंगे, py बनाएंगे, इनके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, p में तो 3 ही होते ना, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास अलोंग द z एक्सिस है तो समझ लीजिए ये z एक्सिस है, समझ लीजिए ये z एक्सिस है, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ठीक है, कि ये साइड ओवरलैपिंग है, z एक्सिस है, तो इसका मतलब ये z एक्सिस है, तो इसका मतलब ये z है, तो या तो ये y होना चाहिए या x होना चाहिए, ठीक है, यानी आपके पास अलोंग द z एक्सिस में dxz एंड dxz होना चाहिए या dyz एंड dyz होना चाहिए। देख लीजिए
ये z एक्सिस के अलोंग साइड ओवरलैपिंग करवानी है, z एक्सिस के अलोंग साइड ओवरलैपिंग करवानी है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी, ये z है तो या तो ये x होना चाहिए या y होना चाहिए, इसलिए यहां पर ये साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल हुई है। p के साथ साइड ओवरलैपिंग करनी है, c के साथ यदि आपको पाई ओवरलैपिंग करनी है तो ये चीज का ध्यान रखना है। यदि आपके पास ये z एक्सिस है, मान लीजिए ये आपका px है, यदि ये px है एंड dxy या py एंड dxy dyz सॉरी pxy है ना, along the z एक्सिस, मैं रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि देखिए ये z एक्सिस है, नहीं गड़बड़ कर दी मैंने, z एक्सिस पे तो बन ही नहीं सकता, z एक्सिस पे साइड ओवरलैपिंग होएगी नहीं, क्योंकि z एक्सिस पे यदि मैं लूंगा तो ये कहां गया, pz ग्रेड ऐसा सिग्मा बनाएगा, z एक्सिस पे साइड ओवरलैपिंग चांस ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर चांस ही नहीं है। हाँ, यदि यही चीज बच्चों इधर यही चीज, ठीक है, z एक्सिस नहीं होता तो ये तो रब हो गया, ठीक है। अब आप देखो, यदि आप बोलते हो कि सर p और d ऑर्बिटल कब चाहिए, p और d ऑर्बिटल कब चाहिए, तो आप देखिएगा आपके पास सिचुएशन ऐसी है, दिस इज द d ऑर्बिटल, समझिए आप, ये आपको साइड ओवरलैपिंग करनी है, ये साइड ओवरलैपिंग d ऑर्बिटल को आपको चाहिए, लॉजिक लगाओ, आपको ये चाहिए ऑर्बिटल, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहां पर ये z ले लिया, ठीक है, आपको z ले लिया, तो ये मान लीजिए आप px या py होगा तो ये z होगा, तो यहां पर यदि x या y हो तभी ये साइड ओवरलैपिंग हुआ, तो px एंड dxy, ठीक है, या px एंड dyz, ठीक है, नहीं px एंड dxz और py हो तो dyz, क्योंकि ये y एक्सिस है तो ये भी y होना चाहिए, ये y है तो ये y होना चाहिए, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। यस, पाई बॉन्ड यदि बनेगा अलोंग द z एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस, तो मैंने z एक्सिस कर दिया, ये इंटरन्यूक्लियर, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये दोनों क्या चाहिए, मुझे पैरेलल चाहिए, ये पैरेलल चाहिए, पाई बॉन्ड के लिए पैरेलल, तो यदि ये px है तो यहाँ x होना चाहिए, ये py है तो ये y होना चाहिए। यस, ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा। ये आप ढंग से रिवाइज करने का, और जो मैंने लास्ट के 5 मिनट में जो चीज समझाई है वो आप समझ लीजिए, फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन से डिस्कस स्टार्ट करूंगा, तो जो भी कोई भी कंसेप्ट प्रॉब्लम रहेगी तो और 2-4 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। टिल देन एंजॉय।